Hello friends, this is Mohammad Shawil and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study World. So guys, आज हम साम्य के अंतर्गत अपने नेक्स्ट टॉपिक अल्पकालीन साम्य एवं दीर्घकालीन साम्य यानी कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अल्पकालीन साम्य यानी कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्पकालीन साम्य जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो कि दिए हुए समय यानी कि कोई एक समय है उसके केवल एक पॉइंट्स यानी कि कुछ क्षण भर के ही लिए स्थिर रहता है, उसके बाद उसके साम्य में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्पकालीन साम्य में उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह मांग के अनुसार बाजार में उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति कर सके। सो गाइस, ऐसी स्थिति में यदि वह मांग के अनुसार पूर्ति में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर पाता है तो वह अपने पास उपलब्ध जो उसके उत्पादन के साधन हैं, जैसे कि मान लीजिए श्रम है, पूंजी है या फिर मशीनरी है, वह उसका गहनतम प्रयोग करता है, यानी कि वह उनकी क्षमता से भी बढ़कर उसका प्रयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या मजदूर है जो कि केवल 8 घंटे कार्य करता है, तो यदि बाजार में मांग बढ़ जाती है तो वह उस मजदूर से 12 घंटे काम कराएगा। यदि मशीनरी 4 घंटे चलती है या 8 घंटे चलती है तो उसे भी वह 12 घंटे चलाएगा, यानी कि वह कोशिश करता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति बाजार में उपलब्ध करा सके। सो ऐसी स्थिति में गाइस उस उत्पादक को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो हम इन दोनों ही परिस्थितियों को देखेंगे गाइस कि किस परिस्थिति में उस उत्पादक को लाभ होगा और किस परिस्थिति में उसे हानि होगी। तो इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा स्थिति फर्स्ट का रेखा चित्र है, जिस पर ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु का मूल्य। तो गाइस, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी उद्योग द्वारा पूर्व से ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी उद्योग द्वारा ओपी वस्तु का मूल्य पहले से ही निर्धारित है और इस बिंदु पर ए आर यानी कि औसत आय बराबर होगी हमारी सीमांत आय के। ठीक है गाइस, अब ये जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है वह उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां किसी वस्तु का मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो गाइस, हम देखेंगे कि किसी वस्तु की लागत कैसे निर्धारित होती है। तो वस्तु की लागत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है, अर्थात उस बिंदु पर लागत वस्तु की निर्धारित होती है जहां औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र नीचे से काटता है। तो गाइस, मान लीजिए कि यहाँ इस एसी वक्र यानी कि औसत एसी यानी कि औसत लागत वक्र को एमसी यानी कि सीमांत लागत वक्र इस बिंदु पर काटता है। तो गाइस, इस बिंदु पर वस्तु की लागत निर्धारित हो गई जो कि टी और एम है। अब गाइस, क्योंकि पहले से ही उद्योग द्वारा वस्तु का मूल्य पी निर्धारित किया गया है और वस्तु की लागत जो आ रही है वो टी एम आ रही है, यानी कि यहाँ टी बिंदु से इसको सीधा लेकर जाएं क्योंकि T1 बिंदु जो है वो हमारे प्रति इकाई लाभ दर्शाता है। यानी कि यदि किसी उद्योग द्वारा किसी वस्तु का मूल्य पहले 30 रुपये निर्धारित किया गया, यानी कि वो वस्तु 30 रुपये में बेची जाएगी और अब उस वस्तु की लागत जो है वो केवल 20 रुपये आ रही है। तो गाइस, ये जो 10 रुपये ऊपर हमारा टी और T1 का क्षेत्र है, ये 10 रुपये का हमारा प्रति वस्तु की या प्रति इकाई लागत लाभ है। तो ये जो हमारा क्षेत्र गाइस, इसको हम यहाँ मिला लेते हैं जो कि P1 होगा हमारा, यानी कि ये वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये वस्तु का लागत मूल्य है। तो ये जो गाइस हमारा ये क्षेत्र है, ये क्या है, उस उत्पादक का लाभ है। तो गाइस, हम ये P और T1
और P1 और T, ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये उस उत्पादक का लाभ का क्षेत्र है। तो गाइस हमने क्या देखा कि यदि किसी उद्योग द्वारा किसी वस्तु का मूल्य पूर्व से निर्धारित है और उस वस्तु की लागत यदि उस पूर्व निर्धारित मूल्य से कम आती है तो उत्पादक लाभ की स्थिति में होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगली स्थिति देखेंगे कि किस इस दशा में एक उत्पादक हानि की स्थिति में होगा। तो अब हम एक दूसरा रेखा चित्र बना लेते हैं। ये हमारा OY अक्ष जिसमें मूल्य निर्धारित है पूर्व में P बिंदु, और ये हमारा OX अक्ष यानी कि वस्तु की मात्रा, और ये P बिंदु जहाँ पर AR बराबर होता है यानी कि औसत आय बराबर होती है हमारे सीमांत आय के। तो गाइस जैसे कि ये पूर्व से निर्धारित मूल्य है किसी भी वस्तु का। अब यदि इस किसी उद्योग द्वारा किसी वस्तु का मूल्य 35 रुपये निर्धारित हुआ और हमारा AC वक्र जो कि यहाँ है औसत लागत, और MC वक्र जो कि इसे इस बिंदु पर काटता है, तो औसत सीमांत लागत वक्र। तो वस्तु की लागत का निर्धारण इस बिंदु पर यानी कि TM पर हुआ। तो गाइस हमने क्या देखा कि जो पूर्व निर्धारित वस्तु का मूल्य है उसकी लागत वस्तु की पूर्व निर्धारित मूल्य से ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य किसी उद्योग द्वारा 30 रुपये निर्धारित किया गया और उसकी लागत 40 रुपये आ रही है, तो ये जो 10 रुपये हैं गाइस, ये उस उत्पादक के हानि की स्थिति होगी। यानी कि ये जो हमारा क्षेत्र है T1, T और P1, यानी कि ये जो हमारा क्षेत्र है गाइस, ये उस उत्पादक का हानि का क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि ये उस उत्पादक की हानि की स्थिति है। सो गाइस ये थी हमारी अल्पकालीन साम्य की स्थिति या अल्पकालीन साम्य की अवस्था, जिसमें हमने देखा कि किस स्थिति में एक उत्पादक हानि की दशा में होगा और किस स्थिति में वह लाभ की दशा में होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे गाइस दीर्घकालीन साम्य यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन साम्य यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि गाइस अभी हमने अल्पकालीन साम्य को पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि उत्पादक के पास समय का अभाव था, तो लेकिन दीर्घकालीन साम्य में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वे बाजार में की गई मांग की तुलना में वस्तुओं की पूर्ति को विस्तारित कर सकता है। यानी कि जितनी बाजार में किसी वस्तु की मांग की गई है, वे उस उत्पादित वस्तुओं को पूर्ति उसकी तुलना में आसानी से कर सकता है। तो गाइस ऐसी स्थिति में उस उत्पादक को ना तो लाभ ही होता है और ना ही हानि होती है, बल्कि उसको असामान्य लाभ यानी कि जिसे हम सामान्य लाभ यानी जिसे हम शून्य लाभ कहते हैं, वह प्राप्त होता है। तो देखेंगे गाइस किस स्थिति में कैसे उसको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इसे भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और दोनों स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए स्थिति फर्स्ट, तो गाइस जैसे कि पहली स्थिति हमारी यह है कि यदि अल्पकाल में किसी उत्पादक को लाभ हो रहा था, यानी कि किसी कोई उत्पादक है किसी वस्तु का, तो उसे अल्पकाल में लाभ हो रहा था, तो अब वह क्या करेगा गाइस कि जब उसे लाभ हो रहा है तो वह अपने उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाएगा जिससे कि उसे और ज़्यादा लाभ हो। अब जब उसको इतना लाभ हो रहा है तो आसपास जितने भी फर्में होती हैं वह उसके लाभ को देखकर प्रोत्साहित होकर के उस बाजार में प्रवेश कर लेती हैं, यानी कि उस वस्तुओं के उत्पादन में प्रवेश कर लेती हैं, जिससे कि क्या होता है गाइस कि बाजार में उस वस्तु की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, जिससे फिर जो लाभ उसको अल्पकाल में प्राप्त हो रहा था उस उत्पादक को, वह अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाजार में
वस्तुओं की पूर्ति बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है, तो जो उसको अल्पकाल में लाभ प्राप्त हो रहा था वह अब नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही गाइस दूसरी स्थिति हमारी, यदि जो उत्पादक को अल्पकाल में अगर हानि हो रही थी, तो जो उत्पादक जो है वह अपने वस्तुओं के निर्माण पे यानी कि वस्तुओं के उत्पादन पर अब नियंत्रण करेगा। दीर्घकाल में वह अपनी वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण करेगा, और जो नई फर्में जो लाभ से प्रोत्साहित होकर के उस बाजार में प्रवेश करा था जिन्होंने, तो वह क्या करेंगी, अब या तो बाजार से वापसी चले जाएंगी या फिर अपने उत्पादन को कम कर देंगी या फिर बंद कर देंगी। तो ऐसी स्थिति में गाइस जो उसे अल्पकाल में हानि हो रही थी उस उत्पादक को, वह अब हानि उसे नहीं होगी। तो इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए गाइस ये हमारा वही रेखा चित्र OY हमारा मूल्य जो पूर्व निर्धारित है, और हमारा O x अक्ष पर वस्तु की मात्रा, और ये हमारा पूर्व निर्धारित मूल्य P, और ये हमारा AR बराबर MR यानी कि औसत आय बराबर सीमांत आय है। अब गाइस मूल्य का निर्धारण होगा जिससे कि वस्तु की लागत का निर्धारण होगा जिससे कि उस उत्पादक को सामान्य लाभ प्राप्त हो, यानी कि ना तो उसे लाभ ही हो ना ही उसे हानि हो। तो ये ऐसी स्थिति कब बनेगी गाइस, जब MR AC वक्र AR और MR वक्र को छूता हुआ स्पर्श करता हुआ जाए, और MC वक्र इसे स्पर्श करते हुए काटे, यानी कि P मूल्य पर AR यानी कि औसत आय और MR यानी कि सीमांत आय वक्र को AC यानी कि औसत लागत वक्र को MC यानी कि सीमांत लागत वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हुए काटें, तो वहां वस्तु की लागत का निर्धारण होगा। तो गाइस ऐसी स्थिति में क्या है कि जो उद्योग द्वारा निर्धारित वस्तु का पूर्व मूल्य है उसी बिंदु पर वस्तु की लागत निर्धारित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ना तो उत्पादक को लाभ होगा और ना ही उसको हानि होगी। तो ऐसी स्थिति गाइस क्या कहलाती है, हमारी सामान्य लाभ या शून्य लाभ। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि दीर्घकालीन साम्य और अल्पकालीन साम्य क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।